आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपीएससी से डीएस 2 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। आज हम लोग स्टैटिक्स से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप इस यूट्यूब पे नए हैं तो इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाया है जो कि नंबर सिस्टम और अलजेब्रा से रिलेटेड है, और वहां पर हमने जितने भी क्वेश्चन है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है वो हमने बताया है। आपको मजा आएगा, जरूर आपको सीखने को मिलेगा। आप जरूर उस वीडियो को देखें। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको बता दूं, स्टैटिक्स के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 200 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और उसका अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 60। आगे इसमें बताया जा रहा है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है ईच ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप मिनी सेकंड में लगा सकते हो। ध्यान रखना, ईच ऑब्जर्वेशन में जो भी आप करोगे एवरेज वैसा हो जाएगा। मतलब समझो, अगर ईच ऑब्जर्वेशन को अगर आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका एवरेज भी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ईच ऑब्जर्वेशन में अगर आप एक्स ऐड करोगे तो उसका जो नया एवरेज होगा वो भी एक्स से ऐड हो जाएगा। ईच ऑब्जर्वेशन में एक्स डिक्रीज करोगे तो उसका एवरेज भी एक्स से डिक्रीज हो जाएगा। ईच ऑब्जर्वेशन को एक्स से डिवाइड करोगे तो उसका एवरेज भी एक्स से डिवाइड हो जाएगा। अब समझना कि अगर ईच ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसका मतलब उसका एवरेज भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले एवरेज था 60 और अब क्या हो जाएगा, अब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर 300 हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, सेकेंडों में आप लगा सकते थे इस क्वेश्चन को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हो तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप होना चाहिए कि कैसे होता है ये। अब आप समझना मेरी बात को ध्यान से, मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ जिससे आपको जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, समझना। मैं यहाँ पर 3 टर्म्स ले रहा हूँ, x1, x2 और x3। ये 3 टर्म्स ले रहा हूँ। इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा मेरे भाई, x1 प्लस का x2 प्लस का x3 अपॉन में 3। अर्थमेटिक मीन जो होता है, जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उनका सम ले लो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है अर्थमेटिक मीन। यानी कि यहाँ पर देखो 3 ऑब्जर्वेशन है तो हमने 3 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। अब समझना मेरी बात को, सभी टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सभी टर्म्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब यहाँ पर देखो, जो टर्म्स होगा वो 5x1 हो जाएगा, 5x2 हो जाएगा और 5x3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 3 टर्म है, इसमें भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई किया और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो सम पे क्या इफेक्ट आ रहा है। देखो अगर इन सब का तुम सम निकालोगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा x1 प्लस का x2 प्लस का x3। अब समझना मेरी बात को ध्यान से भाई। अब यहाँ पर देखो, सम जो है पहले जितना सम था उससे 5 गुना हो गया सम। यानी कि अगर इस टर्म में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसका सम भी 5 टाइम्स हो जाएगा। और इसका एवरेज आप निकालो, इसका एवरेज निकालोगे, टर्म्स तो 3 ही है, अब 3 से डिवाइड करो। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ये पहले वाला अर्थमेटिक मीन है, ये जो देख रहे हो ये पहले वाला अर्थमेटिक मीन है, और अभी जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि अगर हम इस टर्म में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एवरेज भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आपने इस बात को बहुत अच्छे से, बहुत सलीके से, समझदारी से आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से मैं आपको फिर से बता दूं, इसी तरीके से ये भी आपको ध्यान रखना है
कि ईच टर्म में अगर आप 5 ऐड करोगे तो उसका एवरेज भी 5 से ऐड हो जाएगा। अगर 5 तुम लेस करोगे ईच टर्म में तो उसका एवरेज भी 5 से कम हो जाएगा। ठीक है? आगे देखो। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से समझना हमारी बात। व्हिच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा माप, जैसे मीन, मीडियन, मोड हो गया, इज लिस्ट इफेक्टेड, कम से कम प्रभावित होता है प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, है ना? एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, जो एक्सट्रीम टर्म्स है उसके प्रेजेंस से कम इफेक्टेड कौन सा होगा? अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और मोड। तो इसका आंसर हो जाता है भाई, मोड जो होता है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता। जैसे मान कर चलो कि मोड जो होता है, अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात करूं तो देखो 2, 2, 8, 8, 16, 5, 2। अब ये इंडिविजुअल सीरीज दिया हुआ है, इसका मोड क्या होगा? तो मोड जो होता है जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2, 2 और 2, ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मोड 2 ही होगा। अब इसमें 8 प्रेजेंस है, यहाँ भी 8 प्रेजेंस है, 16 है, 5 है, और ये अगर 500 भी हो जाता तो इसके मोड पे कोई इफेक्ट नहीं आता, इसके मोड पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो इसलिए इसका आंसर मोड होगा। देखो, एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 45 है, 40 है और 55 है। उनका जो मीन है वो 2 है, 2.5 है और 2 है। तो जो कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन क्या होगा ये पूछा जा रहा है। यानी कि इसको कंबाइन कर दिया जाए तो इसका मीन क्या होगा? अब यहाँ पर देखो 45 फ्रीक्वेंसी है और 2 मीन है इसका। इसका मतलब ये है कि इसका सम कितना हो जाएगा, 90 हुआ। प्लस इनका देख लो, 40 है, 2.5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 100। अब यहाँ पर देखो 55 है और 2 है, तो 110। इसका जो सम हो गया भाई वो इतना हो गया। अब इसको कितना से डिवाइड करोगे कंबाइंड मीन के लिए? कंबाइंड मीन के लिए इसको कितना से डिवाइड करोगे? देखो, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 45 है, 40 है और 55। 45 और 55 कितना हो जाएगा, 100 और 40, यानी कि इसको तुम 140 से डिवाइड करोगे। अब यहाँ पर देख लो, ये कितना हो गया, 100, 100 200 और 100 300, यानी कि 300 अपॉन में क्या हो जाएगा, 140 होगा। अब ये कैंसिल हो गया, 15 अपॉन में 7 हो गया। इसको डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, 114, 2.14 समथिंग, यानी कि इसका जो एवरेज हो जाएगा, जो मीन हो जाएगा वो क्या होगा भाई, 2.14। बेसिक सा क्वेश्चन था, मुझे लगता आप हमारी बात को समझ गए होंगे, है ना? यहाँ पर देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दिया हुआ 2 फाइंड एवरेज रेशियो लाइक प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट, वर्क डन पर आवर्स, किलोमीटर पर आवर्स, अंडर सर्टेन कंडीशन, यानी कि कुछ कंडीशन के अंडर, द सुटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अप्लीकेबल इज। तो इसके लिए सुटेबल मेजर कौन सा होगा सेंट्रल टेंडेंसी का, यानी कि मीन, मीडियन, मोड में से कौन सा सुटेबल मेजर होगा? ठीक है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मोड। अब यहाँ पर देखो, मैं इसकी बात कर किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड की तुम बात करोगे तो जो स्पीड होगा किलोमीटर पर आवर्स में अगर मान लो है, तो मान के चलो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करना है ना? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करना है, तो एक मान लो 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रहा है, एक मान लो 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये भी इस स्पीड से यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो उसका जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा, यानी कि इसका मीन क्या होगा?
अब ऐसा नहीं है कि इसका तुम अर्थमेटिक मीन निकालोगे 30 प्लस का 20 50 अपॉन में 2 कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। इस कंडीशन के लिए जो बेस्ट एवरेज होता है वो होता है हार्मोनिक मीन। कैसे होता है वो मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों का जो एवरेज होता है वो क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक हमने कुछ मान लिया, हमने मान लिया 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। अब यहाँ पर देखो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर टाइम होता है, 1 अपॉन में 20 प्लस का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 30। अब यहाँ पर देखो, और यही जो है, यही यही जो तुम देख रहे हो, यही तो हार्मोनिक मीन होता है, यही होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में क्या होता है, अगर मान कर चलो टर्म्स है 2 या 3 टर्म्स है, मान कर चलो अगर 3 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो ऊपर में 2 होगा, अपॉन में 1 अपॉन में ए प्लस का 1 अपॉन में बी, ये होता हार्मोनिक मीन। यही 3 टर्म होता तो ये 3 हो जाता 1 अपॉन ए प्लस का 1 अपॉन बी प्लस का 1 अपॉन सी। या फिर तुम ऐसे कर लो, x1 x2 से लेकर xn तक, उस पे भी तुम यहाँ पर बिठा सकते हो। मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो किलोमीटर पर आवर्स में दिया होता है, प्राइस पर यूनिट में दिया होगा, वर्क डन पर आवर्स में दिया होगा, तो उसका जो बेस्ट एवरेज होगा वो हार्मोनिक मीन होगा। अब यहाँ पर तुम इसका निकालोगे भी, तो मैं एक बार निकाल के बता देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा भाई 2 अपॉन में ये 60 हो जाएगा, है ना, और ये 3 प्लस का 2, तो ऊपर में चला जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 60 अपॉन में 5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर्स। अब यहाँ पर देखो, इनको तुम ऐड करके 2 से डिवाइड करते तो 25 होता, जो अर्थमेटिक मीन, उससे गलत हो जाता, 24 किलोमीटर पर आवर्स इसका होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल से मैंने तुम्हें समझा दिया, लेकिन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, इसमें इतना बताने की जरूरत थी नहीं। वैसे अगर तुमने बेसिक से पढ़ा होता, है ना, तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को तुम कर लिए होते कि इसका जो आंसर होगा वो हार्मोनिक मीन होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ भाई, वो कंटिन्यूअस सीरीज में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, ये कंटिन्यूअस सीरीज में कैसा सीरीज है, मोर देन सीरीज इसको बोलते हैं। मोर देन सीरीज होता है, लेस देन सीरीज होता है। इसमें मतलब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो मोर देन होता है और लेस देन होता है। अगर ऐसा सीरीज दिया होता है, तो वहां पर जो दिया होगा वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया होता है। वहां पर जो दिया होता है भाई, वो क्या होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया होता है। अब समझना इसको, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 100 कैंडिडेट्स, 100 कैंडिडेट्स है, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ये मार्क्स दिया हुआ है, 10 से ज्यादा जो मार्क्स है वो कितने कैंडिडेट के हैं, 100। 20 से ज्यादा जो मार्क्स है वो कितने कैंडिडेट के हैं, 75। 30 से ज्यादा जो मार्क्स है वो कितने कैंडिडेट के हैं, 60। और 40 से ज्यादा मार्क्स जो है वो कितने कैंडिडेट के हैं, वो 40 कैंडिडेट के हैं। मैं फिर से बता दूं कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोर देन और लेस देन जो होता है, उसमें जो दिया रहता है वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। यानी कि मोर देन 10 में जो 100 है, वो मोर देन 20 वाला भी इसमें इंक्लूड है, मोर देन 30 वाला भी इसमें इंक्लूड है, मोर देन 40 वाला भी इंक्लूड है। तो देखो, मोर देन 20 वाले जो 75 है, उसमें मोर देन 30 वाला भी इसमें इंक्लूड है, और मोर देन 40 वाला भी इसमें इंक्लूड है। मोर देन 30 वाले में जो है मोर देन 40 वाला भी इंक्लूड है। अब हमें पहले इसको हटाना होगा। कैसे होगा, अब देखो 10 20 30 40, 10 10 का गैप है, तो इसका क्लास इंटरवल बना लो। मोर देन 20, तो ये हो जाएगा भाई 10 से लेकर 20। मोर देन 20, 20 से लेकर के 30। मोर देन 30, 30 से 40। और मोर देन 40, 40 से 50। ये हो गया क्लास इंटरवल, ये मार्क्स हो गया।
अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी देख लो, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो इसका फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो यहाँ से स्टार्ट करो, ये होगा 40। मोर देन जो 40 है वो कितने कैंडिडेट हैं, यानी कि 40 से ज़्यादा नंबर जो मिले हैं वो कितने कैंडिडेट के मिले हैं, तो 40 कैंडिडेट के। 30 से ज़्यादा जो नंबर मिले हैं वो 60 कैंडिडेट के, लेकिन 30 से जो 40 मिले हैं, 30 से जो 40 मिले हैं वो कितने कैंडिडेट के, तो उसमें से 60 में से 40 हटा दो तो ये 20 हो जाएगा। इसी तरीके से 75 में से 60 हटा दो तो 15 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हमें इसका मीन निकालना है, देखो एवरेज मार्क्स निकालना है। देखो मीन निकालने के लिए 3 मेथड्स होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, अगर आप निकालना चाहो तो सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है, ये मीन होता है। मैं याद दिला देता हूँ। एक होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। वहां पर मीन बराबर में क्या होता है, ए बराबर ए प्लस हो जाता है सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ, या एन मान लो, ये होता है। इसी तरह से स्टेप डेविएशन मेथड होता है, लेकिन इन्हीं से मेरा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, हम इसको डायरेक्ट मेथड से ना, हम इसको शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो एफ है साथ, शॉर्टकट मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, ए भी चाहिए, यहाँ पर देखो ए चाहिए, और सिग्मा एफ डी चाहिए, और एन चाहिए। एन हमारे पास टोटल 100 है, तो ये वाला पार्ट तो हमारे पास आ गया, ये वाला पार्ट आ गया। अब ए और सिग्मा एफ डी चाहिए। अब यहाँ पर देखो 25 एफ है, ये 15 है, ये 20 है, ये 40 है। अब यहाँ पर जब कंटिन्यूअस सीरीज होता है तो वहां पर हम मिड वैल्यू निकालते हैं, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू मान लो कुछ लेते हैं एक्स। तो 10 और 20 का मिड वैल्यू का मतलब होता है इन दोनों को तुम ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। 20 और 10 30 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा 15, ये 15 हो गया, ये 25 हो गया, ये 35 हो गया, ये हो जाएगा 45 हो गया, ये हो गया, क्या हो रहा है ये हो रहा 45। ठीक है, अब हमने मिड वैल्यू भी हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर देखो हमें डेविएशन निकालना है। तो डी डेविएशन क्या होता है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एज्यूम्ड मीन लेते हैं। एज्यूम्ड मीन का मतलब है इसमें से कुछ तुम अपने मन से एज्यूम कर लो। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 35 है ना। अब यहाँ से इसका डेविएशन निकालते हैं, ये यहाँ से इसका डेविएशन निकालोगे, है ना। अब यहाँ से डेविएशन निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और 35 से पहले 25 ये क्या हो जाएगा माइनस का 10, और ये हो जाएगा माइनस का 20। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा प्लस का 10। हम 35 से डेविएशन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जो x है ना, ये जो तुम देख रहे हो, x में से हम जो एज्यूम्ड मीन हमने बनाया है वो ले लेते हैं, वो डेविएशन होता है। अब ये आ गया। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ डी निकालना है। तो एफ डी जो होगा यहाँ पर देखो दिख रहा है ना। यहाँ पर जो एफ डी होगा ये देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 25 से गुना करोगे इसको तो माइनस का 500 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 150 हो जाएगा। अब 20 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा। ध्यान रखना एफ डी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आ गया माइनस का 250 आ गया, 250। अब मैंने क्या कहा था, जो एज्यूम्ड मीन हमने माना है 35, 35 प्लस का सिग्मा एफ डी वो जो है -250 है, और 250 को कितना से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। तो मेरे भाई ये आ जाएगा 35 माइनस का क्या हो जाएगा 2.5, तो हो जाएगा 32.5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 32.5। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो इतना कैलकुलेशन अगर आप स्टैटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो, है ना, और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी होगी और थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा।
आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजिशनल एवरेज। जो पोजिशनल एवरेज होता है वो होता है भाई, मीडियन होता है और मोड होता है। ये जो दोनों होता है वो पोजिशनल एवरेज होता है। ये जो है ना पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे मीडियन है, तो मीडियन जो होता है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर इंडिविजुअल सीरीज होता है, हम क्या करते हैं उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम रखने के बाद हम क्या करते हैं, पोजीशन देखते हैं। अगर इवन नंबर होता है, ओड नंबर होता है, उस हिसाब से हम उसको पोजीशन देखते हैं। यानी कि जितना भी टर्म्स होता है n+1/2 आइटम, ये होता है। तो इस हिसाब से उस पोजीशन पे जो आता है वो मीडियन हो जाता है। मोड में भी जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड होता है। तो पोजिशनल एवरेज में मीडियन भी होता है, मोड भी होता है। अब यहाँ पर देखो, अर्थमेटिक मीन तो हट गया, ज्योमेट्रिक मीन हट गया। अब यहाँ पर मीडियन भी है और मोड भी है। वो भी यहाँ पर समस्या है। जहाँ पर मीडियन और मोड हो, तो वहाँ पर ज्यादा सटीक जो पोजिशनल एवरेज है वो क्या है, मीडियन है ना। मोड और मीडियन में ज्यादा सटीक जो पोजिशनल एवरेज होगा वो मीडियन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई मीडियन। इसका आंसर मीडियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर देखो, दो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ सेम, यानी कि स्टेटमेंट से यहाँ पर जो दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन से तुम दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो होगा, लेकिन यहाँ से आप दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीडियन वैल्यू 24। इसका जो मीडियन वैल्यू है भाई वो 24 है। पूछा जा रहा है के का मान क्या होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो, लेस देन सीरीज है, लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज मैंने बताया अभी। तो यहाँ पर जो दिया होगा वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया होगा। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। अगर हमें के का वैल्यू निकालना है तो मीडियन बराबर क्या होता है, मीडियन बराबर होता है भाई L1 प्लस का n/2 माइनस का CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में I। ये होता है मीडियन। देखो अब यहाँ पर CF क्या होता है, जो मीडियन क्लास होता है उसकी जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, उसके ठीक पहले वाली क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ जो होता है वो मीडियन जो क्लास होता है उसकी फ्रीक्वेंसी। आई जो होता है मीडियन जो क्लास होता है उसका गैप। L1 जो होता है वो मीडियन क्लास जो होता है उसका लोअर लिमिट होता है। मैं अभी समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखो, लेस देन 10, तो आप 0 से 10 मान लो इसको। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो n/2 है, n क्या होता है, n होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। और ये यहाँ जो मोर देन और लेस देन में आता है ना, जो हाईएस्ट होता है वो पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल ही होता है। तो ये वाला पार्ट तो तुम्हारे पास 55 प्लस का ये आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मीडियन अगर 24 है, तो मीडियन 24 है तो देखो किस क्लास में आएगा। मीडियन क्लास जो होगा वो 20 से लेकर 30। यानी कि जो L1 होगा मेरे भाई, यहाँ पर देखो ये 24 हो गया मीडियन। और L1 क्या होगा, देखो 24 किस क्लास में आएगा, 20 से 30 वाले क्लास में आएगा। और अगर इस क्लास में आएगा तो ये जो L1 होगा वो 20 हो जाएगा प्लस का n/2। देखो n/2, n जो है फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, तो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो ये लास्ट वाला जो होता है वो टोटल होता है। तो यहाँ पर देखो 55 प्लस का के अपॉन में क्या हो जाएगा 2 माइनस, माइनस में क्या होगा देखो, माइनस में CF। यानी कि जो CF का मतलब होता है, जो मीडियन क्लास होता है उसका जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके ठीक पहले वाला कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर देखो, इसकी जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 30 प्लस का x। उसके ठीक पहले वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगा, वो दिया हुआ 30।
और अपॉन में क्या होगा भाई? अपॉन में हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर देखो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो हमें सिर्फ इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। यहाँ पर देखो, अब इसका फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगा। इसका फ्रीक्वेंसी देखो 30 में से 5 गया 25 होगा। इसका फ्रीक्वेंसी इसमें से 30 को माइनस करो, 30 प्लस का के में से 30 माइनस करोगे तो के ही होगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह के है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है के है और मल्टीप्लाई करोगे कितना से, गैप कितना है, इंटरवल कितना है, 10 का है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो इसको। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, इस 2 को इस 20 को इधर लेके आओगे। अगर 20 को इधर लेके आओगे तो 24 में से 20 हटाओगे तो इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इस 10 को हम यहाँ से हटा दें तो ये 10 यहाँ आ जाएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब समझना, अब देखो यहाँ पर इसको फर्दर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा भाई 32 जा 60, और 55 में से 60 माइनस करोगे तो -5, यानी कि ये आ जाएगा 4 अपॉन में 10 बराबर में हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -5 प्लस का के, अपॉन में क्या हो जाएगा, नीचे करोगे तो ये आ जाएगा 2 के, नीचे करोगे तो ये आ जाएगा 2 के। अब इसको कैंसिल करो, 2 5 जा। अब यहाँ पर देखो ये 4 के आ गया, यहाँ पर देख लो ये 4 के आ गया, 4 के बराबर में हो जाएगा ये माइनस का 25 प्लस का 5 के, माइनस का 25 प्लस का 5 के। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो के का मान जो आ जाएगा वो 25। तो यहाँ पर देखो के का मान कितना आ जाएगा, 25। यहाँ पर के का मान जो है वो 25 आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो इतना ध्यान जरूर रखना है कि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेशन की कितनी जरूरत है, जितनी जरूरत कैलकुलेशन की हो उतना तुम करो। अब यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी पूरा का नहीं निकाल रहे थे, हमें जरूरत ही नहीं थी तो नहीं निकालेंगे। अब यहीं पर यही सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है कि इसका मीन निकालने के लिए, इसका क्या निकालने के लिए भाई, इसका मीन निकालना है। चलो इसका मीन निकालना है, कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मीडियन दिया हुआ है, तो अगर आपको मीडियन 24 दिया हुआ है और हमारा के का मान जो है वो 25 आया है, तो मीडियन निकालना है। समझ लो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। के का मान अगर 25 है तो यहाँ पर देखो ये वाला जो पार्ट आ गया वो कितना आ गया, 55 और 25, 80 आ गया ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये वाला पार्ट देखो कितना आ गया, यानी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो क्या है, 80 है। अब इस तरह से हम निकाल लेते हैं, देखो ये 5 आ गया, ये 25 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये 25 है, तो इसमें से इसको माइनस करो तो ये भी 25 आ गया। अब यहाँ पर देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये 18 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 48 और 2 50 और 5, ये आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये 7 आ गया, ये आ गया फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गया। अब हमें मीन कैसे निकालना है, उसके लिए मिड वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मिड वैल्यू ले लो। मिड वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, इसका मिड वैल्यू हो जाएगा 5, 10, 15, 25, 35। 5, 10, 5, यहाँ पर गलत हो गया भाई, 5, 15, 25
35 और 45, ये हो गया। ये ध्यान रखना कि कैलकुलेट करते वक्त कोई गलती ना हो, गलती होने के चांसेस होते हैं इसमें स्टैटिक्स में। अब यहाँ पर देखो, मिड वैल्यू हमने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर कुछ हम एज्यूम कर लेते हैं, ए बराबर एज्यूम कर लेते हैं 25। तो यहाँ पर डेविएशन निकाल लो, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 10, ये माइनस का 20, ये प्लस का 10 और ये प्लस का 20 दिख रहा। ठीक, अब यहाँ पर देखो एफ डी निकालना है, कैलकुलेट करो। ये हो जाएगा माइनस का 100, ये हो जाएगा माइनस का 250, ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा और ये हो जाएगा 140। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव में कितना आया 320 और निगेटिव में कितना आया 350, तो ये आ जाएगा माइनस का 30 आया निगेटिव में। अब यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो जो मीन होगा ए प्लस का सिग्मा एफ डी अपॉन में एन। अब यहाँ पर ए जो है हमने कितना एज्यूम किया भाई, ए जो है हमने एज्यूम किया है 25, तो ये 25 हो जाएगा प्लस का सिग्मा एफ डी हमारा आ गया -30 और एन जो आ गया 80 आ गया। अब ये कैंसिल करो, तो ये आ जाएगा 25 माइनस का 8। अब इसमें से करोगे तो 0 पॉइंट्स हो जाएगा 24, हाँ 6, 8 7 56, 4 8 5, 0.375। 25 में से 0.375 माइनस करोगे, है ना, तो ये आ जाएगा 24 इसका आंसर हो जाएगा 24.625। अब यहाँ पर देखो एक ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा गया, है ना, तो तुम आसानी से थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके दो क्वेश्चन को तो तुम सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि तुम इसमें कोई ऐसा जादू लगाकर ट्रिक लगा करके आंसर निकाल लो। और अगर मान कर चलो किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है तो बाय चांस होता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बताऊं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे दो क्वेश्चन पूछा गया, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। ये भी दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो ध्यान रखना, समझना बातों को अच्छे से, है ना। दो ग्रुप है ना, उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर होता है वो मीटर में दिखा रहा है। पहले ग्रुप का जो मीडियन है वो 20.8 है और दूसरे ग्रुप का जो मीडियन है वो 17.3 है। दोनों समूह में, दोनों ग्रुप में कुछ फ्रीक्वेंसी मिसिंग है ना। पूछा जा रहा है कि u की वैल्यू क्या होगा और अगला क्वेश्चन है v की वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, दो क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो होगा ही। पता है मीडियन बराबर क्या होता है, मीडियन बराबर होता भी मैंने बताया है कि L1 प्लस का n अपॉन में 2 माइनस का CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में I, ये होता है। अब पहले ग्रुप की बात कर लें तो पहले ग्रुप का जो मीडियन है वो 20.8 है। ये 20.8 कहाँ होगा, तो जो मीडियन क्लास होगा वो ये होगा और मीडियन क्लास ये होगा, तो L1 जो होगा वो 20 होगा, ये 20 हो गया। प्लस का देखो, अब n/2 हमें n/2 चाहिए, तो पहले तो टोटल देखो, टोटल कितना होगा, टोटल करोगे तो 50 70 120 20 140 और 10 150 और 5 2 7 1 8 2 10 160 प्लस का u प्लस का v हो गया ये, यानी कि ये हो जाएगा 160 प्लस का u प्लस का v अपॉन में 2 माइनस का देखो। अब यहाँ पर देखो इसका जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उससे पहले वाली, तो पहले वाली का मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐड करो। अब यहाँ पर देखो ये जो होगा, यहाँ पर जो होगा 52 और 11 कितना हो जाएगा 63, यानी कि 63 प्लस का u प्लस का v।
यहाँ पर जो cumulative फ्रीक्वेंसी होगा ना, वो ये होगा। इसमें से माइनस करो 63 प्लस का u प्लस का v। अब ध्यान से समझना, इनको मल्टीप्लाई करोगे भाई, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 160 प्लस का u प्लस का v में से माइनस करोगे क्या, 163 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 126 माइनस का 126 और माइनस का हो जाएगा 2u माइनस में 2v। फर्दर इसमें नीचे क्या लिखोगे, ये जो है फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 75 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पर 5, क्योंकि जो गैप है वो 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट करो, 126 माइनस करोगे तो 34 हो जाएगा। ये ऊपर में 34 हो गया और माइनस का u माइनस का v। अब यहाँ पर देखो, इसको काटो, 15 हो गया। अब ऊपर में कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा भाई 34 माइनस का u माइनस का v। अब यहाँ पर देखो, ये कैलकुलेट होकर के 34 माइनस का u माइनस का v अपॉन में ये 30 हो गया। अब तुम इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा भाई 0.8। तो इधर करो, 8 त्रिक 24, ये 24 हो गया, बराबर में 34 माइनस का u माइनस का v। अब यहाँ पर इसको इधर लेके आओ, यानी कि u प्लस का v बराबर में 10 आ गया। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया कि u प्लस का v जो है वो कितना है, वो 10 है। अब यहाँ पर मैं कहीं नोट कर लेता हूँ, u प्लस का v बराबर में हो गया 10। ठीक, अब अगला देखो, अगला ग्रुप का मीडियन निकालते हैं। अगला ग्रुप का मीडियन निकालो। देखो भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है, समझना होगा। अब यहाँ पर देखो, मीडियन इसका 17.3 है और मीडियन क्लास के क्या होगा, देखो मीडियन क्लास तो ये होगा, इसका मतलब ये है कि L1 तो 15 होगा प्लस का। अब यहाँ पर देखो n/2, अब यहाँ पर देखो n/2 कितना होगा, अब कैलकुलेट करो। ये 90 हो गया, 120 हो गया, 148, यानी कि 148 हो गया ये, प्लस का 3u प्लस का 2v। ठीक, n/2 जो होगा उसको 2 से डिवाइड करोगे, 148 प्लस का 3u प्लस का 2v। इसको तुम कितना से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करो। माइनस में क्या आएगा देख लो, माइनस में क्या आएगा यहाँ पर देख लो, ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी तो नीचे आएगा 50, देखना मल्टीप्लाई में 5 तो होगा ही यहाँ पे। अब यहाँ पर और समझो, इससे पहले वाला कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा भाई 40 प्लस का 3u प्लस का 2v। अब 40 प्लस का 3u प्लस का 2v, अब इसे कैलकुलेट करो भाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 80, माइनस में ये भी माइनस में आ जाएगा 6u और ये आ जाएगा 4v। अब इसमें से माइनस करो, 140 में से 148 में से 80 माइनस करो तो ये आ जाएगा भाई, ऊपर में आ जाएगा हमारा, कहाँ लिखा जाए, अब इसको इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2.3 हो गया, बराबर में हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो तो नीचे में 10 आ गया, और अगर ये 2 नीचे में आएगा तो नीचे में क्या आ जाएगा, 20 आ गया। ऊपर वाला कैलकुलेट करो, 148 में से 80 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा भाई 68, प्लस का 3u माइनस का 6u तो हो जाएगा माइनस का 3u, 2v माइनस का 4v तो माइनस का 2v हो जाएगा। ये कैलकुलेशन हुआ, ठीक है। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा भाई, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 बराबर में
68 माइनस का 3u माइनस का 2v। अब इसको इधर लेके आओ, यानी कि 3u प्लस का 2v बराबर में क्या हो जाए, इसको इधर लेके जाओ। 8 में से 6 गया 2 हुआ, और 6 में से 4 गया 2, यानी कि ये 22 हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये 2 इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर u प्लस का जो v है वो यहाँ पर 10 है। फर्दर आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर अगर मैं u का निकालना चाहूँ तो v को इक्वल करो, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2v हो जाएगा, और यहाँ पर ये 20 हो जाएगा। माइनस करो, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 3u माइनस का 2u बराबर क्या हो जाएगा, u, और 22 माइनस का 20 बराबर क्या हो जाएगा, 2। यानी कि u का जो मान होगा, u का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। अगर u का मान 2 हो जाएगा तो v का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोनों का सम कितना है, 10 है। तो u का मान 2 हो गया और v का मान 8 हो गया। तो इसमें अगर कुछ कैलकुलेशन में कुछ होगा देख लेना भाई, ठीक है। तो स्टैटिक्स का जो 10 क्वेश्चन पूछा गया था उसका मैंने एनालिसिस कर दिया है। आगे हम लोग इससे रिलेटेड जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन हम देखेंगे उसका बेस्ट अप्रोच, और हम देखेंगे सेकंडों में कैसे निकाल सकते हैं। स्टैटिक्स था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सीडीएस के लिए मैं बता दूं, जितने भी चैप्टर है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए, उसके अलावा आपको बेस्ट अप्रोच भी पता होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।